the physical quantity and their unit। ये देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो ये सब डेफिनेशंस मैं बोल रहा हूँ, आप अगर नहीं लिखे होंगे तो फिर से लिख लेंगे, अदरवाइज बुक में भी डेफिनेशंस दिए हुए हैं ये सब। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। So everything around us which can be measured with the help of some instrument are known as physical quantities। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज है जो हम लोग मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, जैसे लेंथ मेजर करते हैं और मास मेजर करते हैं, कितना किलोग्राम है कितना ग्राम है मास, लेंथ मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करते हैं। तो जिन क्वांटिटीज को भी हम मेजर कर पाएंगे अपने सराउंडिंग में उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जिसे मेजर नहीं कर पाएंगे उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलना है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है तो कितना भूख लगा है उसका कुछ मेजरमेंट नहीं है कि 1 किलोग्राम लगा है या 1 मीटर लगा है, ऐसा नहीं है। वैसे हैप्पीनेस या सैडनेस ये सब का कुछ मेजरमेंट नहीं है कि कितना कोई खुश है, उसका कुछ मेजरमेंट नहीं है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर पाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन समझ गए हम लोग, जिसको भी मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में बांटा गया है। डायरेक्शन के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसको वेक्टर और स्केलर में डिवाइड किया गया, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में। और इसको डिपेंडेंसी के बेसिस पे कि कोई क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, डिपेंडेंसी के बेसिस पे देखें तो भी दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक का नाम है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और सेकेंड दिया गया नाम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक या फंडामेंटल और सेकेंड डिराइव्ड। डायरेक्शन के बेसिस पे जिसके पास डायरेक्शन होगा उसको वेक्टर बोलेंगे, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर जैसे मास, मास के लिए बात करते समय मुझे डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है। जैसे मैं कोई सामान खरीदता हूँ, जैसे आलू मुझे खरीदना है 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट ऐसा नहीं बोलते हैं हम दुकान वाले को, खाली 2 किलोग्राम बोल देते हैं बस। यानी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है मुझे उन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए या उनके बारे में डिस्कशन करते समय मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उन्हें स्केलर बोलेंगे। जैसे मास स्केलर है और डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस। और स्केलर क्या है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही वेक्टर में फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है, मेंट, राइट। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इनको डायरेक्शन इनके साथ एक एसोसिएटेड होता है। अब डिपेंडेंसी का मतलब है कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बेसिक क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी का, दोज क्वांटिटीज which cannot be expressed in terms of each other। जैसे इसमें 7 क्वांटिटीज इंक्लूडेड है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इतने सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, 7। और इन 7 के अलावा जितने भी हैं वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गए। जैसे फर्स्ट देखिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। और बाकी जितने भी आप नाम सुने हैं सब डिराइव्ड है, जैसे फोर्स, पावर, एनर्जी और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क नहीं लिखे हैं, वर्क, मोमेंटम, मतलब बहुत सारा फिजिक्स में जितना भी क्वांटिटी पढ़ेंगे वो सब डिराइव्ड है इन 7 के अलावा। इनको क्यों फंडामेंटल में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मास को लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप टाइम, टेम्परेचर, इन सब को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड कुछ भी करके और मास नहीं ला सकते हैं। मास इक्वल टू लेंथ इंटू टाइम नहीं होगा, लेंथ अपॉन टाइम नहीं होगा, लेंथ प्लस टाइम नहीं होगा। मतलब किसी एक को दूसरे के टर्म में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करके उसके टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उसको, राइट।
तो इसीलिए इनका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी। और इधर डिराइव्ड वाले में देखिए, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कुछ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मतलब लेंथ जैसा कुछ क्वांटिटी है। और टाइम देखिए यहाँ पे है। तो इधर वाले क्वांटिटीज फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। सो डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be expressed in terms of fundamental physical quantities। अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज है वैसे फंडामेंटल यूनिट भी होगा। हर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज का कुछ यूनिट होगा। तो यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है? यूनिट मतलब वन वैल्यू है। जैसे मास का यूनिट क्या है, तो किलोग्राम नहीं बोलकर 1 किलोग्राम है, मतलब वन कितने को बोलना है। जैसे अगर मेरे पास 10 किलोग्राम कुछ है सामान, मास 10 किलोग्राम, तो मैं उसको 10 क्यों बोल रहा हूँ 10 किलोग्राम? क्योंकि 1 किलोग्राम कुछ स्टैंडर्ड बनाकर रखा हुआ है कि इतने को 1 किलोग्राम बोलना है। तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू का 10 टाइम्स अगर मेरे पास मास है तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो 10 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का 10 टाइम्स है। वैसे ही जब आप कपड़ा खरीदने गए और आपको, या वायर खरीदने गए, इलेक्ट्रिक वायर, और आप 10 मीटर का वायर खरीदना चाहते हैं, तो आखिर 1 मीटर कुछ तो डिफाइन किया गया होगा ना कि इतने को 1 मीटर बोलना है। तभी तो आप 10 मीटर बोल रहे हैं उसके 10 टाइम्स को। तो वो 1 मीटर किसको बोलते हैं? उसी को यूनिट वैल्यू बोला जाता है, यूनिट। तो मास का यूनिट वैल्यू 1 मीटर है। और 1 मीटर कितने को बोलना है, वो सब साइंटिस्ट मिलकर डिसाइड करके फ्रांस में एक जगह है वहां पे रखा हुआ है लैब में, कि 1 मीटर कितने, इतने लेंथ को बोलना है। 1 किलोग्राम कितने अमाउंट ऑफ मास को बोलना है, वो वन सब रखा हुआ है वहां, और उसी को यूनिट बोला जाता है। तो यूनिट का डेफिनेशन क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो डेफिनेशन लिखेंगे, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू असाइंड टू एवरी फिजिकल क्वांटिटी टू कंपेयर इट विथ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको कंपेयर करने के लिए उसका एक वैल्यू कितना होगा, वन वैल्यू कितना होगा, उसको डिफाइन किया गया है, उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया है। जैसे 10 किसी के पास है तो उसका 1 का 10 टाइम्स है, और 1 क्या हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन यूनिट का, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू असाइंड टू एवरी फिजिकल क्वांटिटी टू कंपेयर इट विथ सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो मास, जैसे मास के बारे में हम देख लें, अगर 10 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये 10 टाइम्स है 1 किलोग्राम का, 10 गुना है 1 किलोग्राम का। अब ये 1 किलोग्राम को यूनिट वैल्यू बोलेंगे, यूनिट, यानी ये 1 किलोग्राम कितने को बोलना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है मास का, और इसको डिफाइन करके रखा हुआ है कि कितने अमाउंट को 1 किलोग्राम, और ये कंपेयर हम लोग करेंगे। इसका 10 गुना है तो 10 टाइम्स, अगर 1 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम मैं बोल दूंगा उसको। तो सबका स्टैंडर्ड वैल्यू है, मास के लिए 1 किलोग्राम, किलोग्राम बनाकर रखा हुआ है स्टैंडर्ड वैल्यू। लेंथ के लिए 1 मीटर डिफाइन करके रखा हुआ है कि कितने को 1 मीटर बोलना है। वैसे ही टाइम के लिए 1 सेकेंड का डेफिनेशन बनाकर रखा है कि 1 सेकेंड कितने को समय को बोलेंगे। टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, लाइट का कितना ज्यादा ब्राइट लाइट है, वो ब्राइटनेस इंडिकेट करता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका कैंडेला यूनिट होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए 1 कैंडेला डिफाइन करके रखा हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना मोल सब्सटेंस है उसको मेजर करके यहाँ रखा जाता है। 1 मोल कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23, इतने नंबर को 1 मोल बोला जाता है। तो इतना नंबर किसी के पास एटम है, एवोगाड्रो नंबर इतना एटम है, तो वो बोलेगा मेरे पास 1 मोल एटम है। किसी के पास एवोगाड्रो नंबर इतना मॉलिक्यूल्स है तो वो बोलेगा कि मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। किसी के पास एवोगाड्रो नंबर इतना, ये मार्कर है, एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, अगर उतना काउंटिंग में मार्कर है तो वो बोलेगा मेरे पास बंच ऑफ, यानी कलेक्शन ऑफ मार्कर को बोलेंगे 1 मोल मार्कर है। यानी जैसे 1 दर्जन होता है 12 को बोलते हैं, वैसे ही 1 मोल कितने सारे नंबर को बोलते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने सारे नंबर को 1 मोल बोला जाता है। करंट का एम्पियर हो गया। तो इतना सारा यूनिट हो गया फंडामेंटल, और इन सब का जो भी यूनिट होगा उसको डिराइव्ड यूनिट बोल देंगे। अब इस फंडामेंटल के अलावे दो और अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, जिसमें सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है रेडियन और स्टेरेडियन आता है।
तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, दो एंगल अभी बता रहे हैं आप। जैसे एक रॉड है और इस रॉड को ऐसे रोटेट हम किया, जैसे रोटेट कर रहे हैं, तो वो रोटेट करके कुछ एंगल यहाँ पे फॉर्म किया, तो इस एंगल को प्लेन एंगल बोलना है, प्लेन एंगल इसको बोलते हैं, प्लेन एंगल। और इसका थीटा सिंबल है और इसका फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन, तो थीटा का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क लेंथ, इसको आर्क लेंथ बोला जाता है। वैसे ही सॉलिड एंगल मतलब जब कोन फॉर्म होगा, जैसे ये लाइन है और ये 3D में ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे, और फिर बाहर आ गया बोर्ड के प्लेन से, ऐसे बाहर ऐसे आकर घूम रहा है ऐसे, तो यानी ये एक कोन फॉर्म ऐसे कर रहा है। और ये एरिया यहाँ पे कुछ बनाएगा, एरिया, और ये रेडियस है। तो यहाँ पे एंगल को ऐसे ओम जैसा लिखते हैं, लेकिन पढ़ना है इसको ओमेगा, क्योंकि एज ए सिंबल यूज हुआ है, एज ए यूनिट यूज होता है तो ओम यूज करते थे इसको। तो ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस नहीं लिखकर रेडियस स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आर्क मीटर में आएगा और ये भी मीटर में आएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, और थीटा का कुछ यूनिट नहीं आ रहा है, मतलब थीटा फंडामेंटल के टर्म में यूनिट नहीं आ रहा है इसका, लेकिन ये फिर भी इसको अलग से एक यूनिट दिया गया है और उसको रेडियन बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, रेडियन। इसको डिराइव्ड में क्यों नहीं रख दिए, क्योंकि डिराइव्ड का कुछ यूनिट आएगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्या है, फंडामेंटल इसका कैंसिल हो जा रहा है, दोनों फंडामेंटल वाला यूनिट कैंसिल हो जा रहा है, फिर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है एंगल, इसीलिए इसको अलग से एक यूनिट दिया गया, रेडियन। वैसे ही इसको ये भी कैंसिल होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर और आर का भी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन दिया गया। तो अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो थीटा का वैल्यू सर्कल कंप्लीट करते समय कितना आएगा, तो आर्क हो जाएगा 2 पाई आर, पूरा सर्कमफेरेंस, और आर से डिवाइड किए तो 2 पाई। तो कंप्लीट सर्कल फॉर्म करने के लिए सेंटर पे एंगल बनता है 2 पाई रेडियन। वैसे ही एक कंप्लीट स्फीयर जब फॉर्म होगा, ऐसे कोन, बहुत सारे कोन बनाएंगे तो एक स्फीयर फॉर्म होगा, और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर से कैंसिल होकर और सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन, एस आर सिंबल है उसका, बन जाएगा। तो प्लेन एंगल सेंटर पे, एक कंप्लीट सर्कल करने में सेंटर पे प्लेन एंगल कितना बनता है, 2 पाई रेडियन, और स्फीयर कितना बनाता है सेंटर पे, सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन। अगला आता है हमारा डायमेंशन क्या होता है, ये देखिए। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट देयर रिलेशन विथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि वो फंडामेंटल से कैसे रिलेटेड है, उसमें फंडामेंटल वाला कितना मल्टीप्लाई हुआ है, कितना डिवाइड हुआ है, ये पता चल जाएगा। जैसे ग्राफ, ग्राफ देखने से किसी सिचुएशन को एनालाइज करना इजी होता है। क्रिकेट मैच में फर्स्ट ओवर में कितना रन बना, सेकेंड ओवर में कितना रन बना, उसके लिए ग्राफ देखने से इजीली समझ में आ जाता है। वैसे ही डायमेंशन देखकर किसी क्वांटिटी का हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि वो अपने फंडामेंटल से कैसे रिलेटेड है। जैसे वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी को डायमेंशन, जब वेलोसिटी का पूछेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि मैं इसका डायमेंशन निकालने जा रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करेंगे तो उसके लिए फंडामेंटल में क्या है, लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या रखा हुआ है, लेंथ, तो एल लिखना है, और टाइम टी रखा हुआ है टाइम के लिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी L1 और T-1। यानी अब डायमेंशन देखने से मुझे पता चल रहा है कि वेलोसिटी में वो 7 फंडामेंटल में से कौन कौन सा है जिसमें वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, तो लेंथ और टाइम है, लेंथ है और टाइम। वैसे ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेम यूनिट रह जाता है उसका। 3 किलोग्राम माइनस वो 2 किलोग्राम करेंगे तो आंसर 1 किलोग्राम ही आएगा। तो डेल्टा वी मतलब वी का जो डायमेंशन है वही चेंज इन वी का भी डायमेंशन होगा, यानी L T-1, और टाइम का डायमेंशन T है तो चेंज इन टाइम या टाइम डिफरेंस का भी डायमेंशन T ही होगा।
तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ जा रहा है यहाँ पे एल टी, ये -1 पहले से था और ये और ऊपर चला गया तो -2 आ गया। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी -2। इस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबको फंडामेंटल तक लाना है, उसको फंडामेंटल तक लाना है ब्रेक करके, और उन 7 के टर्म्स में यहाँ पे लिखना है कि उसमें लेंथ कितना है, मास कितना है, टाइम कितना है, फंडामेंटल के टर्म में लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन का एक तो यूज हो गया हमारे लिए कि ये फंडामेंटल से रिलेशन बताता है, कैसे फंडामेंटल से कोई क्वांटिटी रिलेटेड है। लेकिन मेन एप्लीकेशन डायमेंशन का 3 है। कौन कौन सा 3 एप्लीकेशन है? तो ये फॉर्मूला को चेक कर सकता है, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूज्ड टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग, वो डायमेंशन से पता चल जाएगा। जैसे मैं एक फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई फोर्स है, और इस फोर्स का मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला mv/q/r ऐसा, और मुझे चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग। ये मान लीजिए फॉर्मूला मैं एग्जाम में भूल गया कि mv²/r था कि mv/q/r है, ऐसा भूल गया। तो चेक कैसे करेंगे करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला? तो लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन आएगा ना, वही राइट साइड का डायमेंशन आना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशन होगा मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन होता है m, और एक्सेलरेशन का अभी डायमेंशन फाइंड किए थे LT-2। तो कुल मिला के फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2। ये लेफ्ट साइड का डायमेंशन आया, लेफ्ट साइड का। तो राइट साइड का भी वही डायमेंशन आएगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि फॉर्मूला करेक्ट है। राइट साइड का डायमेंशन देखिए, मास के लिए डायमेंशन में m लिखा मैंने, वेलोसिटी का होता है LT-1, अभी अभी किए थे वेलोसिटी का डेरिवेशन डायमेंशन का, LT-1 का पावर 3 लिखा हुआ है, और ऊपर नीचे r है। r मतलब होता है लेंथ, मतलब रेडियस को मीटर में ही मेजर करेंगे, कितने मीटर का रेडियस है। तो ये डायमेंशन आ गया m, l यहाँ पे 3 है और एक यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ ऊपर जाकर, तो 2 और t-1 और ये मिलाकर हो गया -3। ये डायमेंशन अलग आया और ये डायमेंशन अलग आ गया, दोनों डिफरेंट डायमेंशन आ गए। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। सो वी कैन राइट हियर दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। राइट, वे फॉर्मूला रॉन्ग हो गया। अभी एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ और इसको चेक करूंगा कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। mv²/r लिखे इस बार, mv क्यों नहीं लिखे, mv²/r लिखे। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन फोर्स का ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाला हुआ है, तो फोर्स का डायमेंशन यहाँ से देखिए लिख दे रहे हैं हम। लेफ्ट साइड का आया MLT-2 और इस साइड का डायमेंशन अभी निकाल रहा हूँ, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो मास का डायमेंशन m, लेंथ नहीं वेलोसिटी का LT-1 और उसका स्क्वायर और अपॉन l। रेडियस के लिए l लिखा है मैंने, रेडियस के लिए l आया। अभी ये क्या आएगा m, ये l² और l इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो l, और t-1 × 2 -2। ये देखिए सेम आ गया डायमेंशन, जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन आया MLT-2, राइट साइड का भी यही आया MLT-2। Hence we can say that this formula is F = mv²/r. This formula is dimensionally correct formula. तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन सीख लिए। डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है सेकेंड था टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करना है हम लोग को, न्यूमेरिकल को। तो जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर दिया हुआ है 3 और इधर लिखा है kg m/s², ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन भी इसको बोलते हैं हम। तो 3 न्यूटन को मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये क्या है? सीजीएस में वैल्यू बताना है और इधर एसआई में दिया हुआ है वैल्यू। और ये कौन सा क्वांटिटी है? ये मास, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है। तो ये फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। तो क्वांटिटी यहाँ पे ये कौन सा क्वांटिटी है जिसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ? फोर्स का कन्वर्जन हो रहा है, फोर्स फ्रॉम एसआई सिस्टम टू
सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है फोर्स। ओके, तो इसमें ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, और इतने चीज को बोलते हैं हम लोग U1, मतलब यूनिट ये लिखा हुआ है, और 1 मतलब फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे एसआई सिस्टम या सीजीएस सिस्टम। तो इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे पता करना है, अननोन है ये, और इस सिस्टम में यूनिट्स क्या होते हैं सीजीएस सिस्टम में, उसको U2 में लिखूंगा, U2। तो रिलेशन होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2 कन्वर्ट करने का। तो N2 इक्वल टू क्या होगा, ये U2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो N1 तो पहले से था और U1 भी पहले से था, और U2 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो N1 इंटू U1 बाई U2, ये फॉर्मूला आ गया। अभी मुझे N2 ही तो फाइंड करना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड सिस्टम में, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 3, और यूनिट की जगह पर क्या लिखना है, यूनिट की जगह पर, तो यूनिट की जगह पर उसका वैल्यू लिखना है फोर्स के लिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है मास, और उसमें लेंथ, और उसमें क्या होता है टाइम। तो इसको देखिए, ऊपर यूनिट 1 नीचे 2 है, तो M1 बाई M2 लिखिए, इसको L1 बाई L2, और इसको T1 बाई T2, 1 बाई 2 लिखना है, ऊपर 1 नीचे 2। तो अभी इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन ऐसा होता है MLT -2 होता है, यानी M का पावर 1 L का 1 होता है, और T का पावर -2 होता है, T का टू द पावर -2 लिखेंगे। अब सबका यूनिट वैल्यू रख देंगे 3, और M1 मतलब फर्स्ट सिस्टम में यूनिट वैल्यू, तो मास का यूनिट वैल्यू सिस्टम 1 मतलब एसआई सिस्टम है, तो मास का यूनिट वैल्यू 1 किलोग्राम होता है, और M2 मतलब सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में क्या 1 ग्राम होता है। लेंथ ये 1 मीटर एसआई सिस्टम में, 1 मतलब क्या किधर मैंने लिया है एसआई में, और इधर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेकेंड, क्योंकि सीजीएस और एसआई दोनों में ही टाइम का तो सेकेंड ही होता है। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, अब 3 सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोग्राम 1 ग्राम, तो इसको 1000 ग्राम लिख देते हैं। 1 ग्राम, 1 किलोग्राम को मैंने लिख दिया 1000 ग्राम, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड पावर -2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, सेकेंड से सेकेंड, सब कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 3 10 टू द पावर, देखिए यहाँ से 3 आया और यहाँ से 2, 10 टू द पावर 5 आया, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 5 आया किसका, N2 का वैल्यू। N2 ही तो मुझे फाइंड करना था, ये आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी 3 केजी पर मीटर, 3 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट से हम लोग अदर सिस्टम ऑफ यूनिट पे कन्वर्ट कर लिए, कि एसआई सिस्टम में 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर है, तो उसका वैल्यू सीजीएस सिस्टम में होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है टू डिराइव न्यू फॉर्मूला या न्यू रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस ये डेरिवेशन ऐसे होगा, थर्ड में आपको गिवन होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर एक एग्जांपल करते हैं कि फोर्स, सर्कुलर मोशन में फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, और वेलोसिटी पे, और रेडियस ऑफ सर्कल पे। ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो सर्कल में ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका रेडियस और मास कितना है और वेलोसिटी कितना है, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना एक्ट करेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है कि क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो हम लिख देंगे F इक्वल टू मास टू द पावर x, मतलब मुझे पता नहीं है कि m स्क्वायर आना है कि √m आना है, तो इसीलिए मैंने x मान लिया। वैसे ही वेलोसिटी का पावर y ले लेंगे और रेडियस का पावर z, कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे यहाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये v नीचे आना है कि v का पावर -2 आना है, तो इसीलिए मैं x y z ले लिया कुछ ऐसा। अब दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे। लेफ्ट साइड में फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2,
और अगर राइट साइड में देखें तो मास m का डायमेंशन मास और उसका पावर x है, वेलोसिटी का lt माइनस 1 y, और रेडियस तो लेंथ है तो पावर z हो गया, रेडियस का पावर हो गया z, लेंथ इक्वल टू करें अगर तो मास यहां से x है तो मास का पावर x, लेंथ यहां से y है और यहां से लेंथ का पावर z है, तो क्या ऐड होगा, तो l टू द पावर, देखिए l टू द पावर यहां से y आया और इधर से l का पावर z आया, तो y प्लस z, l टू द पावर y प्लस z हो गया। t अगर देखें तो t का पावर माइनस y खाली है, माइनस y इंटू 1 क्या हो गया, माइनस y, राइट। अभी इन दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो इधर मास का पावर x है और इधर मास का पावर 1 था, m1 l1 t माइनस 2 था फोर्स, तो मैं x इक्वल टू 1 लिख दूंगा, देखिए इधर x 1 है, मास का पावर x, इधर मास का पावर 1, तो x इक्वल टू 1, इधर लेंथ का पावर है y प्लस z और इधर लेंथ का पावर है 1, तो y प्लस z ही 1 होना चाहिए, इधर t टू द पावर माइनस y, सो माइनस y वुड बी इक्वल टू, इसका पावर माइनस y है तो इसका पावर माइनस 2 है, माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अभी मुझे देखिए क्या मिल गया, x मिला 1, y मिल गया है 2, और y अगर 2 है तो z का वैल्यू क्या होगा 1 और ये माइनस 2 होगा, यानी माइनस 1, z का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, तो अभी फॉर्मूला आ गया मेरे पास f इक्वल टू m टू द पावर x, x 1 आया, v टू द पावर y, y 2 आया, r टू द पावर z, z आया माइनस 1, तो f इक्वल टू देखिए फॉर्मूला आ गया mv स्क्वायर, और ये माइनस 1 है तो नीचे r आ जाएगा, तो f इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, mv स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यही होता है ना, mv स्क्वायर बाई r ही तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम, अगर मुझे पता है कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कोई क्वांटिटी, तो उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस।